हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ टॉपर्स गेट जर्नी। और आज मेरे साथ हैं प्रियांशी गुप्ता, जिनका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में गेट 2021 में ऑल इंडिया रैंक 45 आया है। तो हम इनसे इनकी गेट प्रिपरेशन की एंटायर जर्नी के बारे में बात करेंगे, इनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड इफ यू आर सीरियस एस्पिरेंट्स देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। सो कांग्रेचुलेशन प्रियांशी फॉर गेटिंग सच अमेजिंग रैंक, ऑल इंडिया रैंक 45। थैंक यू सो मच। ओके, सो मेरा पहला क्वेश्चन जो कि मेरा फेवरेट रहता है वो यही है कि जब तुमने देखा कि ऑल इंडिया रैंक 45 आया है गेट 2021 में, तो फर्स्ट रिएक्शन कैसा था? पहले तो मैंने अपने सर को बोला था कि मेरी रैंक देख लेना। मतलब उन सर ने मुझे गेट के लिए पढ़ाया था, तो उन सर का फ़ोन आया जब कि तुम्हारी रैंक 45 है, तो मुझे तो भरोसा ही नहीं हुआ। मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी अच्छी रैंक आएगी, और जो प्रेडिक्टर था वो भी ऐसे 65 के अराउंड कुछ बोल रहा था। तो मतलब अंडर 50 आने का तो अलग ही खुशी थी। फिर मैंने अपने घर पे सबको बताया तो सब बहुत खुश हुए। ओके, सो आप अपना थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दो कि आपने इंजीनियरिंग कहाँ से किया है एंड कब सोचा था आपने कि मेरे को गेट देना है? मैंने अपनी इंजीनियरिंग कॉलेज अपने होम टाउन से ही करी थी। और मैंने फिफ्थ मतलब मेरे सारे क्लासमेट्स गेट के लिए तैयार कर रहे थे, और मैंने भी 5th सेमेस्टर में सोचा कि मुझे गेट के लिए तैयार करना है। तो अराउंड 6 सेमेस्टर के एंडिंग तक मैंने सोचा कि मुझे गेट पढ़ना था, और फिर सब्जेक्ट्स को एक धीरे धीरे शुरू किया। जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, ये सारे सब्जेक्ट जो मैं पहले पढ़ चुकी थी अपने बीटेक में, उसको मैंने फिर से रिवाइज किया, ऐसे गेट के पर्सपेक्टिव से पढ़ना शुरू किया। तो मुझे लगा कि हाँ, ये डुएबल है। और फिर मैंने ऐसे मतलब मेरे एक सर थे, उनसे मैंने कोर्स लिया और फिर पढ़ शुरू की तैयारी। अच्छा, तो इट्स काइंड ऑफ कोचिंग जिनसे आपने प्रिपेयर किया था। ओके, तो आपने बताया जैसे ग्वालियर इंजीनियरिंग कॉलेज, ये प्राइवेट कॉलेज है कि गवर्नमेंट कॉलेज था? प्राइवेट कॉलेज था। तो गेट का प्रिपरेशन प्राइवेट कॉलेज के साथ कितना मुश्किल रहता है? वैसे जनरली थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में अटेंडेंस बहुत मैंडेटरी होती है। लेकिन हमारे टाइम पर मतलब 2020 और 2021 में कोविड बहुत हाई पीक पे था, तो हम सारे कॉलेजेस शट थे और सारे ऑनलाइन क्लासेस चलती थी। तो इस चीज़ से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मेरे पास लेजर टाइम था, तो मैं अच्छे से गेट के लिए फोकस कर पाई। अच्छा, तो 6 सेमेस्टर तक कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो गेट में पूछे जाते हैं, वो कंप्लीट हुए होंगे कॉलेज में। और कुछ सब्जेक्ट बाकी होंगे। तो जो सब्जेक्ट बाकी थे आप उनको गेट के लिए भी पढ़ते थे, और फिर क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम देना था तो उसके लिए भी पढ़ते थे। तो मेजर फोकस किस पे होता था, गेट पे होता था कि यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए? यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए तो जब एग्जाम आते थे तभी पढ़ती थी बेसिकली। गेट मैंने अपना 80% ऑफ टाइम और सब्जेक्ट्स का जो नॉलेज है वो गेट के लिए यूज़ किया था। तो बेसिकली ये था कि गेट के लिए अलग पर्सपेक्टिव, अलग व्यू पॉइंट होता है पढ़ने का, और यूनिवर्सिटी के अलग, क्योंकि वो सारे पेपर थ्योरी के होते हैं। तो टेस्ट आपने कब देना स्टार्ट किया था? टेस्ट मैंने जो सिंगल सब्जेक्ट वाइज होते हैं, मल्टी सब्जेक्ट सेक्शन टेस्ट होते हैं, वो मैंने अपना सिलेबस खत्म करके ही शुरू कर दिया था। और जो फुल लेंथ टेस्ट होते हैं वो मैंने दिसंबर एंडिंग जनवरी से शुरू किए थे। तो सिलेबस खत्म मतलब अक्टूबर से स्टार्ट कर दिया होगा, और फुल लेंथ टेस्ट जनवरी में स्टार्ट किया था। ओके, सो जैसे जनरली लोगों का होता है कि जब टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में लोग बोलते हैं कि हमारे लो मार्क्स आ रहे हैं। तो तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस था, तुम्हारे कितने मार्क्स आए थे जब फर्स्ट टेस्ट तुमने दिया था? बहुत कम आए थे। मतलब जनरली क्या हर किसी के साथ ऐसा ही होता है कि जब जो हम पढ़ते हैं वो एग्जैक्ट तो टेस्ट में आता नहीं है। तो शुरू में जब हमें आदत नहीं होती टेस्ट देने की, हमें पता नहीं होता कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, प्लस सिली मिस्टेक्स भी बहुत होती हैं। जो पहला टेस्ट था उसमें मेरे नेगेटिव कुछ नंबर आए थे। मैंने मैथ्स का पहला टेस्ट दिया था, तो उसमें मेरे नेगेटिव मार्क्स आए थे। बट ऐसे डिमोटिवेट होने वाली बात नहीं है, क्योंकि सबके साथ होता है। गेट इज नॉट एन ईजी एग्जाम। तो उसके जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो थोड़े टिपिकल होते हैं, बट हाँ कंटिन्यूस प्रैक्टिस और रिवीजन के साथ उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि हम जब एग्जाम का जब तैयारी करते हैं उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं तो होता है कि हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बट जब टेस्ट में बैठते हैं, टेस्ट का देते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो स्टार्टिंग में सबके ही लो मार्क्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से टॉपर जो होते हैं सबके हाई मार्क्स आ गए। तो इसमें कोई डिमोटिवेट होने वाली बात नहीं है। स्टार्टिंग में चाहे वो टॉपर हो चाहे कोई भी हो, स्टार्टिंग में सबके ही लो मार्क्स आते हैं। ओके, सो जब टेस्ट अब तुम देते थे तो एवरेज कितना रहता था स्कोर टेस्ट में? एवरेज वैरी करता है। जब मैं शुरू में टेस्ट देती थी तो बहुत ही कम था एवरेज भी, क्योंकि सिंगल सब्जेक्ट्स में बहुत डेप्थ में पूछते थे। प्लस जो क्वेश्चंस आते थे वो एक्सट्रीमली नए होते थे। अगर आप टेस्ट सीरीज की बात करें तो मेडीजी में जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के बेसिस पे नहीं होते। तो जो नए क्वेश्चंस आते थे वो ऑब्वियसली है पहले ईयर में सॉल्व नहीं होते थे। बट हाँ, अगर आप कंटिन्यूसली टेस्ट देते रहेंगे तो वो बढ़ जाता था, और एवरेज भी मतलब अराउंड 45-50 ऐसा एवरेज आते थे। शुरू में तो और भी कम आते थे, 30s में भी मार्क्स आए हैं। बट हाँ, एवरेज 45-50 तक था। ओके, सो जब गेट एग्जाम से पहले जो लास्ट फुल लेंथ टेस्ट दिया होगा उसमें स्कोर कितना रहा था? लास्ट फुल लेंथ टेस्ट में
अराउंड 65 कुछ था। 65 था। एंड ये कितना डिफरेंट था एक्चुअल गेट एग्जाम के स्कोर से? एक्चुअल में मेरे 71.04 थे, तो ऑब्वियसली मतलब 6, लेकिन हाँ ऐसा था कि मेरे और टेस्ट में अच्छे मार्क्स भी आते थे, मतलब मैं 80 क्रॉस भी किया है, 85 के मतलब लास्ट में अराउंड 80 to 90 के बीच में मार्क्स आते थे। Okay. और लास्ट वाले टेस्ट में ये भी था कि अब कल ही एग्जाम है तो इसका प्रेशर भी बहुत सारा था, तो एवरेज वही 60, 65, 70 ऐसे मार्क्स आते थे। ओके, तो मतलब आपने कितनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी? एक ही थी कि मल्टीपल टेस्ट सीरीज में आप टेस्ट लेते थे? मैंने 3-4 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी। 3-4 टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। ओके, तो पीवाईक्यू को आप कैसे लेते थे? मतलब जब आप पढ़ते हो तो साथ के साथ पीवाईक्यू लगाते थे या फिर पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद एक साथ पीवाईक्यू स्टार्ट किया था? नहीं, मैंने जब सब्जेक्ट पढ़ती थी मैं उसी के साथ पीवाईक्यू लगाती थी, क्योंकि पीवाईक्यू लगाने से हमें ये पता पड़ता है कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस आते कैसे हैं, तो हमें पढ़ने में बहुत मदद मिलती है। हम सिर्फ पढ़ते जाएंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं, तो उस मतलब उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने जो सब्जेक्ट पढ़ा उसके पीवाईक्यू तुरंत के तुरंत पढ़ा। ओके, तो एक्चुअली क्या है कि एग्जैक्ट गेट का लेवल क्या रहता है वो थोड़ा आइडिया हो जाता है जब पीवाईक्यू लगाते हैं। तो इसके बाद गेट 2021 में जैसा फाइनल ईयर में, जो कि इट्स अमेजिंग रैंक एंड इट्स अमेजिंग अचीवमेंट, क्योंकि फाइनल ईयर में 45 रैंक लाना इट्स अ रियली बिग अचीवमेंट। तो आपने कैसे इसको यूटिलाइज किया? आपने कहीं पीएसयू में अप्लाई किया था या फिर आईआईटीज में अप्लाई किया था? नहीं, शुरू में तो मैंने आईआईटी में ही अप्लाई किया था, कोई पीएसयू की ऐसी वैकेंसी आई नहीं थी सीएस वालों के लिए, तो मैं काउंसलिंग में बैठी थी और मतलब आईआईटी के लिए अप्लाई किया था। तो इस गेट 2021 की जो स्कोर था उस पर कौन सा आईआईटी मिला था तुमको? मैं आईआईटी बॉम्बे से एमटेक कर रही थी। आईआईटी बॉम्बे में मैं सीएस में ही एमटेक कर रही थी। सीएस में? हाँ, तो अभी मतलब कैसा, अभी तो तुम पावर ग्रेड में हो, तो अभी एमटेक का क्या है कि उसको आप छोड़ दोगे कि अभी क्या है उसका? अभी मोस्ट प्रोबेबली तो मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी प्रेजेंट जॉब से, तो अभी मैं स्टिल इट्स अ क्वेश्चन मार्क कि मैं शायद ही कंप्लीट करूँ। ओके, तो अभी पावर ग्रिड में वर्क कर रहे हो। तो जनरली क्या है कि पावर ग्रिड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए ड्रीम कंपनी होती है एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए कोर कंपनी है, एंड आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस है। तो आपको कैसा लगता है कि कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड होने से ये आपके लिए हेल्पफुल है? क्या सेटिस्फाइड वर्क होगा यहाँ पे? आई ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। बाकी बिना कंप्यूटर साइंस के तो कोई कंपनी चलती नहीं है। आई इज एवरीवेयर, और इसके साथ साथ आई एम वेरी ओपन टू चैलेंजेस। तो मुझे अच्छा लगता है कुछ नया काम या नया चैलेंज मेरे पास आए, डिस्पाइट कि अगर ये कंपनी मुझे एक और कंप्यूटर साइंस का काम नहीं भी देती है तो भी मतलब जो भी ये काम देगी आई विल फुल हार्टेडली डू इट। ओके, सो वी टॉक्ड अबाउट हर जर्नी। तो अभी जितने भी लोग गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, गेट 2023 2024 के लिए, तो उसमें 2 कैटेगरी के लोग होंगे। एक तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होंगे जो अपने फाइनल ईयर में होंगे, थर्ड ईयर में होंगे, जो गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। दूसरी कैटेगरी होंगे जो ड्रॉप लेके प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो उन लोगों के लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? बेसिक सजेशन यही है कि गेट इज़ नॉट अबाउट डेप्थ, गेट इज़ ऑल अबाउट ब्रेथ। तो जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत सारे हैं, प्लस सिलेबस बहुत वाइड है, तो आपको मल्टीपल रिविजन्स की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप कोई सब्जेक्ट ऑलरेडी आपको पता है कि 10 से 11 सब्जेक्ट्स हैं, तो अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप उसे 1-2 महीने बाद उठाते हो, इट विल बी एक्सट्रीमली प्योरली न्यू सब्जेक्ट होगा वो। तो जब कोई सब्जेक्ट पढ़ लो उसको मल्टीपल राउंड्स में उसको रिवीजन करना चाहिए। प्लस अगर वीकेंड्स में या जब भी आपको टाइम मिले किसी भी छुट्टियों में, तो जितना अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज करो, टाइमली टेस्ट लगाओ, पीवाईक्यूज रिवाइज करो। मतलब सारे पीवाईक्यूज भी अगर आपने 2-3 बार लगा लिए तो ये बहुत ग्रेट एक्सटेंट तक आपकी तैयारी हो गई है। ओके, सो पीवाईक्यू से याद आया कि आपने सिर्फ अपनी ब्रांच के पीवाईक्यू लगाए थे या फिर मैथमेटिक्स के अदर ब्रांचेस के और डिजिटल के अदर ब्रांचेस के भी लगाए थे? कॉमन सब्जेक्ट्स मतलब डिजिटल लॉजिक के तो मैंने और भी ब्रांचेस के लगाए थे। मैथ्स क्योंकि मैंने लास्ट में पढ़ी थी इसलिए सारे तो नहीं लग पाए थे, बट हाँ मैथ्स के ऑलमोस्ट लगा लिए थे मैंने। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट हर जर्नी ऑफ गेट प्रिपरेशन। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जितने भी लोग गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, थोड़ा इंस्पिरेशन मिला होगा कि कॉलेज में रहने के बावजूद भी आप अच्छी रैंक निकाल सकते हो, लाइक सी डिड AIR 45। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ यू हैव एनी डाउट और एनी सजेशन यू वांट मी टू मेक वीडियो अपॉन, यू कैन ऑलवेज लेट मी नो कमेंट सेक्शन। आई बी श्योर टू चेक इट आउट। एंड अगर आपका प्रियांशी से कोई डाउट है गेट प्रिपरेशन के रिलेटेड, आई रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में उनका आंसर कर देना। कनेक्ट में और लिंक्डइन। Yeah. So you can, I'll provide her LinkedIn ID, and you can put questions in the comment section also. I'll request her, she'll reply. Okay. So thanks for watching, guys. Thank you.